नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में उन्हीं बिंदु को बहस के सीधे लाइव कहें या फिर लाइव फॉर्मेट में कहें या फिर ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएं जो प्रशांत किशोर के आसपास रहने वाले हैं या प्रशांत किशोर की राजनीति को करीब से देखते और समझते हैं। ये सिलसिला हम 2025 के विधानसभा चुनाव तक जारी रखेंगे, क्योंकि बिहार को एक अलग तरीके का स्वप्न दिखाया जा रहा है और ये स्वप्न के सहारे ऐसा ना हो कि हमारे युवाओं को छल कर एक अलग तरीके के मानसिक प्रताड़ना या यातना के दौर में ना चला जाए। इसके लिए हमें जरूरी है कि इस तरीके के जितने भी बदलाव हो रहे हैं समाज में, उस पर हम पैनी नजर रखें और उसे एक क्रिटिक के रूप में जरूर उन पर समीक्षा करें और उन पर नजर भी रखें। हम प्रशांत किशोर को लेकर उनके अच्छाई को, उनके काम करने के शैली को, उनके नजरिए को लेकर लगातार हम खबरें चला रहे हैं और किसी न किसी ऐसे शख्सियत से हम आपको मुलाकात कराते हैं जो प्रशांत किशोर की राजनीति को समझते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ राम बंधु वत्स है, जो साइकोलॉजिस्ट है। जैसे प्रशांत किशोर साइकोलॉजिस्ट है, ठीक उसी तरीके से ये भी साइकोलॉजिस्ट है। कई राज्यों के चुनाव में इन्होंने बीजेपी या अन्य पॉलिटिकल पार्टी के को लेकर इन्होंने काम भी किया है। प्रशांत किशोर के अभियान को बहुत ही करीबी से ये देख भी रहे हैं और प्रशांत किशोर क्या करने जा रहे हैं, इनकी जो समझ है एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में, सीधे हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वत्स जी जुड़ गए। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद भी। वत्स जी, सीधा सवाल कि आखिर प्रशांत किशोर की जो सोच है, उस सोच का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं? शुक्रिया आपका, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज की जो वर्तमान लोकप्रियता है, वो आरजेडी के पॉलिटिकल मिसकैरेज का परिणाम है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू का एक लेटर लीक होता है और उसके बाद जनसुराज की लोकप्रियता में इजाफा हो जाता है। हालांकि पीके का यह दावा है, प्रशांत किशोर जी का यह दावा है कि वो गांव-गांव में, बूथ लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, कस्बे में हर जगह वो एक कमिटी बनाए हुए में कम से कम 100 लोग हैं। लेकिन जब आप जाएं तो कमिटी दिखती नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत उनके आयोजन में 10,000 15,000 की संख्या में लोग भीड़ आ जाती है। तो यह सवाल उठता है कि जब जमीन पे नहीं है तो भीड़ कहां से, और जब भीड़ है तो जमीन पे क्यों नहीं? तो इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि जगदानंद बाबू का जब लेटर लीक हो गया तो आरजेडी में जो मुस्लिम लीडर का जो नाराज तबका है, उन्हें एक दिशा मिल गई और उन लोगों के द्वारा भीड़ इकट्ठा की गई, जिसके कारण आप आज जनसुराज की वर्तमान लोकप्रियता को देख रहे हैं। और इसी भीड़ के जरिए वो मुस्लिम वोट बैंक का शिकार भी कर रहे हैं और युवाओं को भ्रमित भी कर रहे हैं। मैं युवाओं को भ्रमित करने पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता कि बिहार में पॉलिटिकल मुहिम है, वो 2018 से शुरू है। वो प्रदेश जदयू के उपाध्यक्ष थे, जदयू के जो थे 2018 से इन पॉलिटिक्स से उनकी मुहिम हुई है। आज हम लोग 2024 में कर रहे हैं। इतने उन्होंने कोई दूसरा नहीं पैदा किया। उनके मुहिम से कोई भी सेकेंड रैंक का कोई भी नेता उभर के नहीं आया। प्रशांत किशोर को छोड़ करके जनसुराज में कोई भी ऐसा नेता नहीं है समाज में जो जिसे आप पहचान सकते हैं। तो उनकी मुहिम की सबसे बड़ी असफलता है। अगर वो सही मायने में जमीन लेवल पे काम कर रहे होते तो कोई ना कोई दूसरा लोग आते। मतलब आपका कहना है कि जो भीड़ उनमें इकट्ठा हो रही है, मनीष सिसोदिया इनके साथ नहीं है। आपके कहने का ये मतलब है कि जो आंदोलन के सहारे जो राजनीति करना चाहते हैं, अगर आप तो केजरीवाल मॉडल ही है। अगर आप सही में जी बोला, अगर आप सही में मुहिम जमीन कोई मुहिम चल रही है, कोई ना नेता तो होता, कोई ना कोई नेता उभर कर तो आता। आप देखिए कि बापू सभागार 1,000 लोगों की मौजूदगी में जिन 3-4 नेताओं को प्रस्तुत किए, उनमें ही उनकी हार छिपी हुई दिखाई देती। उन एक पूर्व आश हैं
पूर्व आईएएस आनंद मिश्रा हैं, जो कि बीजेपी उनको स्वीकार नहीं की थी टिकट देने के रूप में। एक पूर्व मंत्री हैं मुनाजी हसन साहब, वो भी जदयू के द्वारा अब रिजेक्टेड किए जा चुके हैं। एक पूर्व विधान पार्षद हैं, वो तरह तरह के चुके हैं, कुछ आरोप भी लग चुके हैं, सच हो या गलत, लेकिन मीडिया में समाज के सामने उन पे एक दागदार छवि है। तो इतने बड़े मुहिम के बाद, इतने बड़े दावों के बाद साफ सुथरे और लोकप्रिय लोगों को वो इकट्ठा नहीं कर पाए। वो केवल माल के सहारे ही एक पार्टी बने हैं। इनका जो चेहरा है, उनके पार्टी में जो सेकेंड रैंक नेताओं का जो चेहरा है, उनमें छिपी हुई है। अब इन भीड़ों के सहारे एक तो मुस्लिम वोट बैंक का शिकार कर रहे हैं, दूसरों वो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। युवाओं को वो अपने हर भाषण में बोलते हैं कि आप हमारे साथ आए, हम आपको पैसे देंगे और आपको चुनाव लड़वाएंगे। अब इससे युवाओं को, इस बिहार के युवाओं के बीच एक गलतफहमी पैदा हो रही है कि जैसे वो ग्रेजुएशन के बाद मुखर्जी नगर चले जाते थे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, वैसे ही वो प्रशांत किशोर के पार्टी में जुड़ जाएंगे और वो संस्थागत तरीके से विधायक बन के निकल जाएंगे। लेकिन इनका आप मॉडल समझिए कि ये हर विधानसभा में किसी भी युवाओं को जब आप टिकट लेने जाइएगा, ये बोलते हैं कि मैं 5 उम्मीदवार एक विधानसभा में भेजूंगा और उन 5 संभावित उम्मीदवारों में जो सबसे अच्छा करेगा उसको टिकट दे दूंगा और उसके बाद ही हम पैसा खर्च करेंगे। इसका मतलब टिकट की घोषणा चुनाव के कुछ दिन पूर्व होती है, तो आपके पूरे संघर्ष में इनका पैसा खर्च नहीं होगा, चुनाव के पहले पैसा खर्च होगा। दूसरी बात यह है कि ये जिन 5 उम्मीदवारों को भेजेंगे, उनका कहीं नाम जाहिर नहीं करेंगे, यानी 5 की जगह ये 50 भी भेज सकते हैं और कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। अब इन 50 वो 50 लोग जो कोई जानता नहीं है कि इस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आएगा तो किसी दूसरे पार्टी के किसी लीडर को या किसी भी चुनाव में सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में रहने वाले प्रत्याशी को टिकट दे देंगे। तो इस तरीके से युवाओं को ये मुफ्त में मेहनत करने के लिए भेज देंगे और चुनाव के वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अगर इनके नीति में पारदर्शिता होती तो शुरुआत से ही जिन 5 लोगों को वो एक विधानसभा क्षेत्र में भेजने वाले हैं, उन सबों का नाम वो जाहिर कर देते, कम से कम वो पांचों तो एक दूसरे को जाने। तो इस तरीके से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। ये उनका एक मकर जाल है, जिसमें जैसे एक समय में केजरीवाल के चुनाव में बहुत सारे युवा भ्रमित हो गए थे, वैसे ही बिहार के बहुत सारे युवा इनके जाल में भ्रमित हो रहे हैं। तो शुरुआत से ये किसी भी कैंडिडेट पे कोई पैसा खर्च करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप एक बात, इनके पास जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसमें मुस्लिम लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो इसका एक कारण है कि आरजेडी से जो नाराज मुस्लिम तबका है, वो भीड़ इकट्ठा करके ला रहा है। दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने एक मुसलमानों के बीच डिस्कोर्स चलाया है कि आरजेडी हो या जदयू हो, जिसको आप अभी तक लंबे समय तक वोट देते आ रहे हैं, वो आपके लीडरशिप को बढ़ावा नहीं दिए हैं। वो आपके वोट का उपयोग करते हैं, लेकिन आपकी जनसंख्या की तुलना में आपको पद नहीं देते हैं, आपको उम्मीदवार नहीं देते हैं। अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अपनी पार्टी का जो अध्यक्ष बनाएंगे, वो पहला अध्यक्ष दलित का होगा। तो सवाल ऐसे भी उठता है कि जब उनकी पार्टी में या उनकी जो पार्टी बनने वाली है, उसमें आज के समय में सबसे अधिक जो समर्थन है वो मुस्लिमों का है, तो फिर मुस्लिम का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? जो वो दलित मुस्लिम समीकरण पे काम कर रहे हैं, तो क्या दलित मुस्लिम समीकरण का जो अध्यक्ष होगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता क्या? तो ये भी कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक का शिकार ही कर रहे हैं। उसमें जितना इनके खेमे में आ जाए, वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन और अपनी पार्टियों में पार्टी के संविधान बनाने वाला जी। एक सवाल है, देखिए ये तो जी कहें। उनका स्ट्रेटजी हो सकता है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को लेकर जो वो चीजें रख रहे हैं सामने, मान लीजिए पैसे इन्वेस्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? आप उस साइकोलॉजिस्ट आप भी रहे हैं, पैसे कहाँ से आते होंगे? तो ये जो प्रशांत किशोर का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बिहार के पॉलिटिक्स में, वो जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पीछे का पॉलिसी क्या है? क्या आपको लगता है? जी, ये लगता है कि इसके 2 हिस्से हैं, उनके पॉलिसी के 2 हिस्से हैं। एक वह जहाँ पैसा खर्च हो रहा है और एक वह जहाँ वो पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं। जो पैसा खर्च करने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास आइए, आप हमें वो युवाओं को या
मुसलमानों को बोल रहे हैं कि आप हमें बच्चे दें, मैं आपको उनको विधायक बना के दूंगा, मुखिया बना के दूंगा और मैं पैसा खर्च करूंगा। तो पैसा खर्च करने की जो शुरुआत होगी वो उम्मीदवार की घोषणा हो जाने के बाद होगी, जो कि चुनाव के चंद दिनों पहले ही होता है। तो आम लोगों पे जो उनके जो उम्मीदवार हैं उन पे पैसा खर्च करने की वो बात करते हैं, लेकिन वो पैसा खर्च न के बराबर होगा। ये बात समझने वाली है, ये बात हर युवाओं को समझने वाली है कि जो पैसा खर्च करने की बात करते हैं वो बहुत ही सीमित होगा। तब तक आपको अपने बलबूते, अपने संसाधन के बलबूते चुनाव में खर्चा करना पड़ेगा। और आप अंधेरे में मेहनत कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, तो उनमें कौन लोग हैं? केवल 5 ही हैं कि वो 50 हैं? जब उम्मीदवार की घोषणा होगी, तो हो सकता है वो 5 ना हो के कोई और हो जाए। तो आप अंधेरे में सिर्फ मेहनत करते रहिए। और जो इसका दूसरा हिस्सा है कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो यही तो एक सवाल है कि वो पैसा 2018 से जब वो जदयू के उपाध्यक्ष थे, उसी वक़्त से मुहिम चला रहे हैं और सारा पैसा वो अपने ही फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अपने ही चेहरे की ब्रांडिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। हर बैनर में, हर पोस्टर में, हर जगह सिर्फ वही छाए हुए हैं। अगर वो किसी दूसरे को लीडरशिप के रूप में उभारने के लिए करते, तो कोई भी दूसरा नेता तो होता। समाज के लोग ये जानता, जैसे आज लोग ये जानता है कि आरजेडी का ये नेता है, बीजेपी इस समय के चल रहा था। तो उस मुहिम में ही या चुनाव जीतने के पहले से ही लोग मनीष सिसोदिया को जान गए थे। तो कोई ना कोई नेता को तो जानता, इनके पास ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं। ये बस दूसरे पार्टी के रिजेक्टेड माल को लाते हैं और उसी से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, नाराज लोगों को जोड़ रहे हैं, किसी को नेता के रूप में नहीं उभार रहे हैं। तो इनका जो पैसा खर्च हो रहा है वो केवल और केवल अपने हो रहा है। सेकेंड रैंक अभी तक बनने नहीं दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बनने नहीं देंगे। जब संघर्ष के दिनों में सेकेंड रैंक का कोई नेता नहीं उभरने दिए, तो जब सत्ता हासिल अगर कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो नहीं, करें तो नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे तो फिर वो कैसे उभारेंगे? तो सारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो केवल और केवल अपने चेहरे पे प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं और बात करते हैं कि आप आए और हम उन पे पैसा खर्च करेंगे। और जब वो 2018 से इस मुहिम में लगे हैं, वो उनके आप उनका वक्तव्य, उनके बहुत सारी उनकी टिप्पणी देख लीजिए, बहुत सारे भाषणों को देख लीजिए। वो बोलते हैं कि हम मुखिया बनाएंगे, हम जिला पार्षद बनाएंगे, हम विधायक बनाएंगे और 18 से वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था। प्रशांत किशोर बताएं तो सही कि वो कितने लोगों को मुखिया बनाए हैं, कितने लोगों को जिला पार्षद बनाए हैं, कितने लोगों को मेयर के चुनाव में हेल्प किए हैं। ये बताएं तो सही। आज तक वो कितने लोगों को लड़ाए हैं। और सिर्फ 2 लोग बात करते हैं, सिवान से जो विधान परिषद के चुनाव जीते हैं वो, और एक दूसरा जो अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ था, उसकी बात जन सुराज के द्वारा उठने लगी थी कि रुपौली में जो जीते हैं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह, कि ये भी जन सुराज की मुहिम से जीते हैं। लेकिन शंकर सिंह ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला। नहीं, वो तो खंडन भी कर दिया, उनके पास चल गए तो वो तो खंडन कर दिया, वो तो खंडन कर दिया, तो जन सुराज का दावा वहां भी खंडित हो गया। जी, अब सिर्फ एक ही हैं जो सारण से जीते थे, सारण से जो जीते हैं उम्मीदवार। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं बिहार की विधानसभा को भी नजदीक से देखा हूं। विधानसभा चुनाव और परिषद चुनाव में अंतर होता है। विधान परिषद चुनाव में कहने के लिए तो 4-5 जिले होते हैं, मात्र 15 से 17 हजार वोटरों को ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे अभी जो आफाक अहमद जी जीते हैं सारण से, शिक्षक कोटे से चुनाव से जीते हैं, तो कहने के लिए तो इसमें 4-5 जिले हैं, लेकिन मात्र 15,000 17,000 ही शिक्षक होंगे। इसमें जो कुल टोटल वोट पोल हुआ था वो 10,934 वोट ही पोल हुआ था, और जिसमें इनको मिला था 3,055 वोट मिला था। आप समझ लीजिए कि कितना छोटा आंकड़ा है, और सब शिक्षक हैं, एक ही तरह की नौकरी करने वाले हैं, और बहुत कम आंकड़ा है। आप विधान परिषद चुनाव को विधानसभा चुनाव से तनिक भी तुलना नहीं कर जी। जी, उसमें भी जो है से वो चॉकलेट वाला डब्बा का बड़ा करामा था। ये चॉकलेट का डब्बा बड़ी सप्लाई किए थे, जी बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल उसमें उनकी मतलब 100 से लगभग गाड़ियां चलती थी, प्रतिदिन टीचरों के पास जाते थे।
तो मैं उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मात्र 10-15 अगर 10-15 हज़ार वोटर हैं, उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उस जीत से आप ये नहीं समझ पाएँ कि वो विधानसभा के चुनाव में भी सफल हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बताएँ तो सही कि कितने लोगों को मुखिया बनाए, कितने लोगों को जिला पार्षद बनाए, कितने लोगों को मेयर बनाए, उनके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और वो काम तो 2018 से ही कर रहे हैं। आज हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं। तो न तो वो किसी भी व्यक्ति पे पैसा खर्च किए हैं। प्रशांत किशोर ये भी तो बताएँ कि सारण में जो आफाक अहमद जी चुनाव जीते हैं, उनकी उम्मीदवारी पे उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि युवाओं को भी समझना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं अपने बलबूते ही काम करना पड़ेगा और अपनी मेहनत और अपनी लोकप्रियता अपने जज़्बे के सहारे ही जाना पड़ेगा। तो आप ये ना चलिए समझें कि जैसे आप किसी कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं और वहाँ से विधायक बन जाएँगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वत्स जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, जी। जी, धन्यवाद। आपका भी चलिए, शुक्रिया। ये हमारे साथ वत्स जी थे, सेफोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर के कामकाज को बहुत ही करीब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए, ये कई लोगों की प्रतिक्रिया आई है। देखिए, मेरा मकसद प्रशांत किशोर के राजनीतिक पर केंद्रित नहीं है, या प्रशांत किशोर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर केंद्रित है, और प्रशांत किशोर क्या करने जा रहा है, और प्रशांत किशोर कहाँ कहाँ हमारे बिहार के युवाओं का वो इस्तेमाल करना चाहता है। हमें सजग करना है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर के बहुत सारे कामों की हम भी सराहना करते हैं, और सराहना हमने किया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी आलोचना नहीं, समालोचना तो होनी चाहिए कि आखिर प्रशांत किशोर रोजाना लाखों रुपए वो खर्च कर रहे हैं, आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है। देखिए, इस प्रदेश के युवा को समझना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो हैं, वो बिहार से क्या चाहते हैं, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिन राज्यों में कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स अभी तक नहीं चल पाई है। मतलब कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स मतलब गुजरात की पॉलिटिक्स बिहार में अभी तक नहीं चल पाई है। नरेंद्र मोदी 2024 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य उनके कब्जे में आ गया, लेकिन बिहार आज तक कब्जा में नहीं है। क्या प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स कहीं गुजरात की पॉलिटिक्स को साधना तो नहीं है? बड़ा सवाल है। इसलिए बहुत ही सजग तरीके से प्रशांत किशोर के हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखना है, और ये कार्यक्रम हम रोजाना लगभग किसी न किसी रूप में हम दिखाते रहेंगे, ताकि बिहार के यूथ को समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। उनके नाम पर जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति कहां तक युवा के साथ खड़ा रह सकता है। चलिए, इस विशेष कार्यक्रम, विशेष बहस को यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।